सभी छात्र एवं छात्राओं, हम विज्ञान को सरल बनाने के तारतम्य में जो अगला 5वां वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो मापन अथवा विज्ञान पढ़ने के दौरान एक महत्वपूर्ण शब्द है निकाय या तंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। ये शब्द भी बच्चों को कई बार बहुत परेशान करता है। निकाय या तंत्र विज्ञान में हम सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हर ऐसी जगह है जहाँ पर हमें कोई शब्द ना सूझे तो अधिकतर हम कौन से शब्द का प्रयोग कर लेते हैं? निकाय। दरअसल निकाय क्या होता है, उसको अंग्रेजी में हम तो हमेशा बोलते रहते हैं, यार बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा वैसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है। तो हम सिस्टम शब्द को ही हिंदी में कहते हैं निकाय या तंत्र। लेकिन कई बार हम सिस्टम जैसा शब्द बोलते तो रहते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक समझ हमारे मन में नहीं होती। इसलिए सबसे पहले विज्ञान के आधार पर हम निकाय को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें आगे विज्ञान में कई जगह हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो निकाय या सिस्टम क्या है, इसको अगर हम विज्ञान के आधार पर परिभाषित करें तो ज़रा परिभाषा पे गौर करेंगे। निकाय की परिभाषा विज्ञान के द्वारा जो दी जाती है या जो हम मानते हैं वो ये है, दो अथवा दो से अधिक कणों से निर्मित कोई भी युक्ति यानी हम डिवाइस भी कह सकते हैं, अपनी भाषा में जुगाड़ भी कह सकते हैं, है ना। इसी तरीके से दो अथवा दो से अधिक कणों से निर्मित कोई भी युक्ति जो किसी कार्य को करने में सक्षम होती है, निकाय कहलाती है। ठीक है। कार्य दुनिया की हर वस्तु करती है, दुनिया की हर वस्तु उपयोगी है ना। जैसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, अगर हम उदाहरण देने में टाइम बर्बाद करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे चश्मा खुद एक अच्छा निकाय है, ठीक है, जो बहुत से कणों से मिलकर बना होगा। कण को गिनने की ज़रूरत नहीं है। कण का मतलब एक भाव लेना है। दो अथवा दो से कणों से अगर हम केमिस्ट्री पे जाएं तो कुछ कण ऐसे होते जो अविभाज्य हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अविभाज्य कण है अभी तक, भविष्य की हम नहीं कह सकते। लेकिन परमाणु दो अथवा दो से अधिक कणों से मिलकर बनी वस्तु हो गई, तो परमाणु एक निकाय होगा। ठीक है। और परमाणु से बने अणु, अणु से बना पदार्थ, तो हर पदार्थ एक निकाय है। निश्चित रूप से परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए। दो अथवा दो से अधिक कणों से निर्मित कोई युक्ति जो किसी कार्य को करने में सक्षम होती है, निकाय कहलाती है या सिस्टम कहलाती है। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई वस्तु दुनिया में तुम्हें नहीं दिखाई देगी जो उपयोगी ना हो, है ना। एक चश्मा, एक मोबाइल, ठीक है, अथवा ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति यानी डिवाइस जिसकी सहायता से हम आप आज मिल रहे हैं, वो भी एक अच्छा निकाय है यानी सिस्टम है। बहुत अच्छा सिस्टम है ना। नहीं तो हम अभी परेशान हो जाते। इसका मतलब है कि निकाय शब्द से हम परिचित हो जाएं। निकाय का मतलब क्या है, समझ में आ गया। कार्य करने में सक्षम कोई भी युक्ति निकाय है, सीधा सा मतलब ये कह रहे हैं आप। लेकिन निकाय को चूँकि एक व्यापक शब्द है, हम किसी भी शब्द के लिए निकाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक संबंध और थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करें। जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, वो दो चीज़ों से बना हुआ माना जा सकता है। पहला शब्द है निकाय और दूसरा है प्रतिवेश। निकाय अर्थात सिस्टम, प्रतिवेश या पारिपार्श्विक यानी सराउंडिंग्स। अगर हम गणित के तौर पे समझें, जैसा हमने कहा था, विज्ञान को पढ़ना गणित जरूरी है। तो गणित के आधार पर अगर हम इसका पक्षांतर करें तो निकाय बराबर ब्रह्मांड माइनस प्रतिवेश हो जाएगा, अथवा प्रतिवेश निकालें तो ब्रह्मांड माइनस निकाय हो जाएगा। इसका अर्थ ये कहलाया कि कोई भी निकाय
यदि ब्रह्मांड में से घटा दिया जाए तो शेष बचा प्रतिवेश कहलाएगा। ये गणित की भाषा हुई। और दूसरी भाषा, जैसे हम खुद एक अपने आप को निकाय माने तो हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड का शेष भाग वो हमारा प्रतिवेश कहलाएगा। तो निकाय और प्रतिवेश का अंतर समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार निकाय और प्रतिवेश मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। तो किसी भी निकाय को अगर हम ले लें, ठीक, पूरा ब्रह्मांड एक बहुत विशाल या अनंत आकार का फैलाव वाला एक क्षेत्र होता है। तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक छोटा सा निकाय, मान लो हमारा चश्मा भी एक निकाय है, तो इस निकाय के चारों ओर जितनी चीज़ें हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो सब इसकी प्रतिवेश कहलाएंगी और इसको प्रभावित कर सकती हैं। तो निकाय शब्द से पहले परिचित होना जरूरी था। तो निकाय का एक साधारण अर्थ समझ में आ गया, लेकिन इसका आधार अगर हम बदल दें तो उपयोग भी बदल जाता है। इसलिए उस शब्द को समझना जरूरी है कि इसको हम किस स्थान पे कैसे प्रयोग कर लेते हैं। हमने चर्चा पहले कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ को आसान बनाने का सबसे सरल तरीका है उसका वर्गीकरण। तो निकाय का वर्गीकरण भी बड़ा कठिन है, लेकिन उसको सरल तरीके से समझें तो ज़रा कुछ आधार, हम आधार बदल देते हैं तो वर्गीकरण भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए प्रतिवेश, शायद सबके समझ में आ गया होगा। तो प्रतिवेश से निकाय के संबंध के आधार पर यदि निकाय को बांटा जाए तो निकाय 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार खुला निकाय अर्थात ओपन सिस्टम, दूसरा निकाय बंद निकाय अर्थात क्लोज सिस्टम, और तीसरा निकाय विलगित अर्थात आइसोलेटेड सिस्टम। पहले हम इन 3 सिस्टम के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे सबसे पहले आता है खुला निकाय। तो परिभाषा के तौर पे हमेशा कह सकते हैं कि ऐसे सभी निकाय जो अपने प्रतिवेश या वातावरण या पारिपार्श्विक के साथ द्रव्यमान का भी आदान प्रदान करते हैं और ऊर्जा का भी आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं खुले निकाय। तो खुले निकाय ऐसे निकाय होते हैं जो पदार्थ का भी लेन देन अपने वातावरण से कर लेते हैं और ऊर्जा का भी कर लेते हैं। जैसे किसी प्याले में रखी चाय, कॉफ़ी, ये यदि प्याले में रखी रहे तो अपने वातावरण को ऊष्मा देके ठंडी भी हो जाती है और धीरे धीरे वाष्पीकृत होके कप खाली भी हो सकता है यदि चाय का उपयोग हम ना करें। इसी प्रकार तालाब, कुआं, ऐसी बावली, ये सब चीज़ें कौन से निकाय के उदाहरण हो सकते हैं? खुले निकाय। दूसरे प्रकार का निकाय हो सकता है बंद निकाय, इसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो किसी बंद बर्तन जिसमें कोई ढक्कन लगा हो, जैसे स्टील के बर्तन आते हैं, है ना, तो उसमें रखा कोई भी दूध या कोई लिक्विड्स, ठीक, ये अपने वातावरण के साथ धातु का होने के कारण ऊर्जा का लेन देन तो कर सकता है, लेकिन द्रव्यमान का नहीं, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया इसमें अवरोधित हो जाएगी, लेकिन ऊष्मा का लेन देन जारी रहेगा। तो रखी गर्म वस्तु ठंडी भी हो सकती है अथवा रखी ठंडी वस्तु गर्म भी हो सकती है। ऐसे निकाय को बोलते हैं बंद निकाय। तीसरे प्रकार का निकाय हो सकता है विलगित निकाय। विलगित निकाय वो कहलाते हैं जो अपने वातावरण के साथ, प्रतिवेश के साथ, पारिपार्श्विक या सराउंडिंग्स के साथ ना तो ऊर्जा का लेन देन कर पाते हैं और ना द्रव्यमान का, है ना। जैसे इसका उदाहरण थर्मस फ्लास्क माना जाता है, किंतु थर्मस फ्लास्क, हॉट पॉट, रेफ्रिजरेटर, ये सब इसके उदाहरण हैं। लेकिन कोई भी निकाय 100% विलगित निकाय नहीं हो सकता, है ना। दुनिया में कोई भी निकाय इतना आदर्श नहीं है कि वो पूर्णतया विलगित निकाय हो। फिर भी अगर हम जानें कि विलगित निकाय क्या है, तो विलगित निकाय मतलब जो अपने वातावरण के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान किसी का भी आदान प्रदान ना करे, अर्थात इसमें रखी गई पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी जिस टेम्परेचर पर है उसी पर बना रहे, जितना है उतना ही बना रहे, तो ऐसा निकाय कहलाएगा विलगित निकाय। तो निकाय कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। अगर हम प्रतिवेश से संबंध के आधार पर देखें तो पहला खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय, तीसरा विलगित निकाय मुख्य रूप से, बाकी डिटेल्स बहुत बाद में भी हो सकता है। दूसरा,
अगर हम निकाय को आकार के आधार पर बांटें तो एक आता है स्थूल निकाय यानी मैक्रो सिस्टम, यानी विशाल बड़े सिस्टम। दूसरा है सूक्ष्म निकाय यानी माइक्रो सिस्टम। तो पूरे ब्रह्मांड में बड़े से बड़े सिस्टम है, ब्रह्मांड खुद एक बड़ा सिस्टम है। फिर उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पिंड, तुलनात्मक रूप से छोटे, कहने का मतलब हम तुलना कर सकते हैं छोटे से बड़े की, बड़े से और बड़े की, इसलिए छोटा निकाय फिर उससे छोटा निकाय फिर ऐसा। तो इस तरीके से ये तो कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन स्थूल निकाय यानी मैक्रो और सूक्ष्म निकाय यानी माइक्रो। उदाहरण के तौर पे हमारे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज़ें भी उपस्थित हैं जो कि बहुत सूक्ष्म निकाय के रूप में मानी जा सकती हैं, जिनका वज़न किलोग्राम में होता है 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का वज़न 10⁻27 किलोग्राम। इनका अर्थ अभी हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अभी हमारा मापन पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन मापन को समझना सबसे बड़ी चीज़ है, और मापन सही ढंग से हम पढ़ पाएँ तो उनमें आने वाले शब्दों को सरल करना अनिवार्य है। इसीलिए चूँकि निकाय एक ऐसा शब्द है जो बार बार हमें मिलेगा, आगे विज्ञान में मिलता ही रहेगा, इसलिए हमें इस शब्द को समझना अति आवश्यक था। इसलिए हम रोक कर पहले आपको निकाय के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। तो छोटे निकाय जिनको माइक्रो कहते हैं, 10⁻³ 10⁻27 जैसे प्रोटॉन। लेकिन इसका उल्टा बड़े निकाय भी हैं, मैक्रो बहुत बड़े बड़े, जिनमें सूर्य यानी सन का वज़न 10⁻30 किलोग्राम की कोटि का होता है लगभग। और कई तारों से बना समूह गैलेक्सी कहलाता है, जो और बड़ा क्षेत्र घेरता है। उसका वज़न 10⁻41 किलोग्राम होता है, यानी और बड़ा निकाय। इससे भी बड़े निकाय हो सकते हैं, कोई गैलेक्सी छोटी कोई गैलेक्सी बड़ी, इस तरीके से। तो आकार के आधार पर निकाय सूक्ष्म और स्थूल में बांटे जा सकते हैं। सूक्ष्म इतना सूक्ष्म भी होता है जैसा आपने देख लिया है ना। वर्तमान में कोरोना एक सूक्ष्म निकाय के तौर पर हमें परेशान कर रहा है ना। तो जितने माइक्रो यानी सूक्ष्म है ना, बैक्टीरिया एक बहुत छोटी चीज़ है ना, विषाणु सुना होगा, वायरस एक बहुत छोटी चीज़ है। ये सब कौन से निकाय के अंतर्गत आ सकती हैं? सूक्ष्म। और हमारे आकाशीय पिंड या बड़े बड़े जीव जैसे डायनासोर जो अब नहीं है, हाथी, व्हेल, ये सब स्थूल निकाय के उदाहरण हो सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से अब सबसे महत्वपूर्ण जो बंटवारा या वर्गीकरण है वो है विषय के आधार पर। इसलिए हम निकाय शब्द का प्रयोग सोते उठते बैठते कहीं भी किसी भी सिस्टम यानी निकाय के लिए कर सकते हैं। ये एक ऐसा शब्द है, जैसे मान लीजिए अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के अंतर्गत हम बहुत से भौतिक निकाय पढ़ेंगे। अगर हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम बहुत से रासायनिक निकाय पढ़ेंगे। यदि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम जैविक निकायों का अध्ययन करेंगे। और यदि हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सामाजिक निकायों का वर्णन करेंगे, है ना। इसलिए निकाय एक ऐसा शब्द हमें मिल जाता है कि अगर हम कहीं किसी शब्द को, किसी वस्तु को कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं और हमारे दिमाग से वो चीज़ हट रही है, तो हम उसकी जगह कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? निकाय। जैसे मान लीजिए हम चश्मे को भूल जाते, चश्मे का नाम हम भूल जाएं, तो हम इतना बोल सकते भाई चश्मा एक चश्मा नहीं, ये क्या अच्छा सिस्टम है, देखना आसान कर देता है, ठीक है। तो हम चश्मे के स्थान पर निकाय का प्रयोग कर सकते हैं, हम गैलेक्सी के स्थान पर निकाय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी मशीन के स्थान पर निकाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो निकाय या सिस्टम एक ऐसा शब्द है जो हमें विज्ञान में हर जगह मिलता रहेगा, ठीक है। उसको कठिन समझने की ज़रूरत नहीं है। निकाय का अर्थ बहुत अच्छे से पहले समझ लेना है और शायद समझ में आ चुका होगा, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।